हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि हमारे पास फाइनेंशियल मार्केट क्या होती है, फाइनेंशियल मार्केट का क्या क्या फंक्शंस होते हैं। आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे कि जो हमारे पास फाइनेंशियल मार्केट है ये कितने टाइप की होती है। अगर फाइनेंशियल मार्केट के टाइप की अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल मार्केट को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक कैपिटल मार्केट एंड सेकेंड इज द मनी मार्केट। जो कैपिटल मार्केट है इसको भी फर्दर डिवाइड किया जाता है टू पार्ट्स में, एक प्राइमरी मार्केट एंड अदर इज द सेकेंडरी मार्केट। अगर हम आज के लेक्चर में हम कैपिटल मार्केट को कवर नहीं करेंगे, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज का लेक्चर हमारा मनी मार्केट के ऊपर होगा कि मनी मार्केट क्या है और मनी मार्केट के कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं। अगर हम मनी मार्केट की बात करें तो मनी मार्केट में एक जो शॉर्ट टर्म मार्केट होती है, ये शॉर्ट टर्म मार्केट होती है। सेकेंड थिंग इज कि जो मनी मार्केट है, इस मनी मार्केट का कोई ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं होता है। मनी मार्केट का ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं होता। इसका मतलब ये कि इसमें कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो कि शॉर्ट टर्म में डील करता है, इस शॉर्ट टर्म बोरोइंग में, शॉर्ट टर्म लेंडिंग में, ये यहाँ पर वह काम कर सकता है। इसके जो मेजर इंस्टीट्यूशंस इसमें पार्टिसिपेट करते हैं वो है हमारे पास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, LIC, GIC, जनरल इंश्योरेंस कंपनी, और ये कमर्शियल बैंक्स जो हैं ये इसमें हमारे पास डील करते हैं। और अगर हम देखें तो इसमें जो ये मनी मार्केट के जो कॉमन इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ऐसा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है जिसमें कि मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट के बारे में क्वेश्चन ना आए। तो हम मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट के बारे में वन बाय वन कवर करेंगे। पहला जो हमारे पास मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट आता है दैट इज कॉल मनी। कॉल मनी को हम इंटरबैंक मनी भी बोलते हैं। इंटरबैंक मनी क्यों? क्योंकि जनरली के जो ऐसे बैंक होते हैं जिनको की शॉर्टेज ऑफ मनी होता है, और कुछ ऐसे बैंक होते हैं जिनके पास सरप्लस ऑफ मनी होता है। तो जिन बैंक्स के पास शॉर्टेज ऑफ मनी होता है वो बैंक पैसा उधार ले लेते हैं ऐसे बैंक से जिन बैंकों के पास के सरप्लस ऑफ मनी है। मींस के जो बैंक है वो बैंक से ही उधार लेता है, और जनरली ये हमारा वन डे के लिए रहता है। एक दिन इसकी बहुत ही वेरी शॉर्ट पीरियड इसका टाइम होता है, तो वो जनरली हमारे पास वन डे का होता है कॉल मनी। और जो बैंक है वो इंटरेस्ट भी चार्ज करता है दूसरे बैंक पर। जो हमारे पास ये जनरली बैंक दूसरे बैंक से क्यों पैसा उधार लेता है? जो कैश रिजर्व रेशियो है, हमें पता है कि जो कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, जो कि जो कमर्शियल बैंक है वो बैंक एक परसेंटेज ऑफ अमाउंट होता है, जैसे कि जनरली आज के टाइम में अगर हम देखें तो 4% समथिंग होगा। तो जितना भी जो डिपॉजिट आता है उसका 4% समथिंग उनको कैश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जमा कराना पड़ता है। तो उसी के ही अमाउंट को पूरा करने के लिए जनरली जो है वो जब शॉर्टेज ऑफ मनी पड़ जाता है तो जो बैंक है वो दूसरे बैंक से उधार ले लेते हैं पैसे और बैंक पे जमा करा देते हैं। इसके लिए पैसा लिया जाता है। ठीक है, ये जो हमारे पास ये जो इंटरेस्ट रेट होता है इसको कॉल रेट भी बोलते हैं, और ये जनरली वॉलेटाइल होता है, ये बदलता रहता है। जितना ज्यादा हमारे पास जो ये इंटरेस्ट रेट होगा, जितना ये इंक्रीज होगा, उतना जो अदर सिक्योरिटीज हैं वो चीपर हो जाएंगी, उनकी कॉस्ट कम हो जाती है। तो ये हमारे पास में कॉल मनी है। जो सेकंड अगर हम इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो सेकंड इंस्ट्रूमेंट आता है हमारे पास में ट्रेजरी बिल, जिनको कि टी बिल भी कहते हैं। जो ट्रेजरी बिल है, सबसे फर्स्ट पॉइंट तो ये एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है कि इसको इजीली ट्रांसफरेबल है, इसको ट्रांसफर किया जा सकता है। सेकेंड वन इसको जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको इशू करता है मार्केट में ऑन द बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब क्योंकि इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है और ये सिक्योरिटी किसकी है, ये हमारे पास गवर्नमेंट की सिक्योरिटी है। तो ये टोटली सिक्योर्ड है, अनसिक्योर्ड ये बिल्कुल नहीं होते हैं। अगर ट्रेजरी बिल की हम बात करें तो जो ट्रेजरी बिल है वो हमारे 14 डेज के भी होते हैं, 91 डेज का भी होता है, 182 डेज का भी होता है, और ये हमारे पास 364 डेज तक के हो सकते हैं। जो ट्रेजरी बिल है,
ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, ये हम पढ़ चुके हैं, नेगोशिएबल और इजीली ट्रांसफरेबल होता है। तो ये गवर्नमेंट को जो शॉर्ट टर्म बोरोइंग, गवर्नमेंट को जब शॉर्ट टर्म पैसे की जरूरत पड़ती है तो बैंक ये इशू करती है मार्केट के अंदर। ये एक तरीके से हमारे पास में जीरो कूपन बॉन्ड की तरह होते हैं। कि जीरो कूपन बॉन्ड क्या होते हैं कि इन पर इंटरेस्ट रेट नहीं देती है गवर्नमेंट, इनको डिस्काउंट पे इशू करती है गवर्नमेंट। कि सपोज कि ये 20,000 इनका मिनिमम अमाउंट होता है और 25,000 मिनिमम अमाउंट में इशू हो सकते हैं और 25,000 के मल्टीपल में इनको इशू किया जा सकता है। सपोज किसी बैंक ने 2 लाख रुपए का जो ट्रेजरी बिल है वो 1,80,000 में दिया है। इसका मतलब जब मेच्योरिटी पीरियड होगा, कि सपोज में जो मेच्योरिटी पीरियड है वो 91 डेज का है, तो 91 डेज के बाद में 2 लाख रुपए पूरे उसको इन्वेस्टर को मिल जाएंगे। तो ये हमारे पास में ट्रेजरी बिल होते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट आता है, दैट इज कमर्शियल बिल। जो कमर्शियल बिल है उसको जो ट्रेड बिल, एकोमोडेशन बिल भी कहते हैं। जैसे हमारे पास बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, तो इसमें क्या है, इसमें 3 पार्टीज होती हैं। 3 पार्टीज में एक ड्रॉअर होता है, एक ड्रॉई होता है और एक पेई होता है। अच्छा, अगर सपोज हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि सपोज एक एक्स है और वाई है। एक्स ने सामान जो है, कोई भी गुड्स है, आर्टिकल है कोई भी, वो वाई को सेल किया है। अब एक्स ने वाई को सेल किया है तो एक्स क्या है, एक्स सेलर है और वाई क्या है, वाई हमारे पास एक परचेजर है और उधार में माल खरीदा होगा या बेचा होगा, तभी ये हमारे पास में बिल ऑफ एक्सचेंज आता है, कमर्शियल बिल तभी जनरेट होता है। अब उसने ऐसा बोला है कि वो जनरली ये 90 डेज का इसका टाइम होता है, 90 डेज के लिए ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो इशू किया जाता है। सपोज 3 मंथ्स के लिए, 90 डेज के लिए इशू किया है, तो 90 डेज के लिए जब इशू किया है तो एक्स ने पैसा लेना है और वाई ने पैसा देना है। मींस के जो एक्स है, अब एक्स क्या करेगा, अब क्योंकि उधार में वो माल बेच रहा है तो वो एक बिल लिखेगा। एक्स क्या है, ड्रॉअर है और वाई क्या है, ड्रॉई है। अब एक्स बिल लिखेगा और वो वाई के पास देगा कि वाई जो है वो 3 महीने में मेरा पैसा वापस कर देगा, 90 डेज में। वाई उस पे साइन करेगा और जो वो बिल है वो वापस किसके पास आ जाएगा, एक्स के पास आ जाएगा। जब एक्स के लिए वो क्या है, एक्स के लिए वो बिल रिसीवेबल है और वाई के लिए वो क्या है, वाई के लिए वो बिल्स पेबल है। जब वो साइन करके उसके पास भेजता है तभी वो एक्सेप्टेबल माना जाता है। पेई कौन होता है, जो एक्स है इस केस में, जो ड्रॉअर है वही पेई है, क्योंकि जो इस केस में, जो इस बिल के केस में जो पेमेंट को रिसीव करता है वही पेई होता है। अब क्योंकि इसमें एक्स और वाई दो ही पार्टी है, एक्स ने सामान को बेचा है और वाई ने गुड्स को खरीदा है, तो एक्स ने बिल लिखा, वाई ने साइन किया, एक्सेप्टेंस दिया और एक्स के पास वापस भेज दिया। अब एक्स को ही वाई से पेमेंट मिलेगी, तो एक्स जो है वो ड्रॉअर भी होगा और पेई भी होगा और जो वाई है इस केस में वो ड्रॉई हो जाएगा। ये हमारे पास में कमर्शियल बिल का केस है, ठीक है। ये इसमें कमर्शियल पेपर, इससे नेक्स्ट जो हमारे पास आइटम आता है दैट इज कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर को सबसे पहले जो इशू किया गया था वो 1990 में इशू किया गया था। कमर्शियल पेपर को पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी दोनों कंपनी इशू कर सकती है, लेकिन क्या सारी कंपनी इशू कर सकती है? नहीं, सारी कंपनीज कमर्शियल पेपर को इशू नहीं कर सकती हैं। फिर कौन सी कंपनीज इशू करती हैं? प्राइवेट या पब्लिक दोनों कर सकती हैं, लेकिन सिर्फ वही कंपनीज इशू करती हैं जिनकी के जो क्रेडिट रेटिंग है, जिनकी जो गुडविल है, जिनकी क्रेडिट वर्दीनेस है, जो वो उनकी मार्केट में बहुत ज्यादा है, वही कंपनी इशू करती है। जनरली जो है ये म्यूचुअल कंपनीज जो होती है या फिर जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो बहुत बड़े इन्वेस्टर होते हैं किसमें, कमर्शियल पेपर में। ये भी ट्रेजरी बिल की तरह ही एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, मतलब कि इसको भी इजीली ट्रांसफर किया जा सकता है। जनरली अगर हम देखें तो इसका भी जो मैच्योरिटी पीरियड होता है वो 3 मंथ से लेके और 12 मंथ्स तक हो सकता है। 12 मंथ से तो ज्यादा हो ही नहीं सकता। कोई भी जो मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है उसकी जो मैच्योरिटी पीरियड है वो 364 डेज से ज्यादा की नहीं हो सकती। ये क्वेश्चन बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है।
इसमें जनरली जो कमर्शियल पेपर है वो कंपनी क्यों इशू करती है? वो फ्लोटेशन कॉस्ट को कवर करने के लिए इशू करती है। क्वेश्चन आता है कि एक इसको ब्रिज फाइनेंसिंग बोलते हैं। फ्लोटेशन कॉस्ट का क्या मतलब है कि सपोज एक कंपनी है, उसको कोई मशीनरी परचेज करनी है या उसको कोई एक बिल्डिंग परचेज करनी है। अब मशीनरी या बिल्डिंग परचेज करने के लिए जो कंपनी है उसको फंड रेजिंग करनी है। फंड रेजिंग के लिए कंपनी इक्विटी शेयर या फिर डिबेंचर इशू करती है मार्केट में। अब इक्विटी शेयर या डिबेंचर जब कंपनी इशू करेगी मार्केट में, तो कंपनी को ब्रोकरेज भी देना पड़ेगा, कमीशन भी देना पड़ेगा, और कंपनी को कुछ प्रिंटिंग प्रोस्पेक्टस के भी कुछ खर्चे होते हैं वो देने पड़ते हैं। तो जो ये खर्चा है ब्रोकरेज का, कमीशन का, प्रिंटिंग प्रोस्पेक्टस का, तो ये जो खर्चे हैं इनको कवर करने के लिए इनको फ्लोटेशन कॉस्ट बोलते हैं, और इसी को कवर करने के लिए ही जो कंपनी है वो कमर्शियल पेपर इशू करती है मार्केट में। इसको इसीलिए इसको ब्रिज फाइनेंसिंग भी बोला जाता है। ये नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो है वो अनसिक्योर्ड डॉक्यूमेंट होता है, ये सिक्योर्ड डॉक्यूमेंट नहीं होता क्योंकि इसको कंपनी इशू करती है। नेक्स्ट हमारे पास अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास आता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है उसको सेकेंडरी मार्केट में इशू किया जाता है। जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है उसको सिर्फ एक बैंक ही इशू कर सकता है। जो कमर्शियल बैंक होते हैं वही सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को इशू करते हैं। ये भी एक ट्रांसफरेबल, इसको इजीली ट्रांसफर किया जा सकता है क्योंकि ये भी एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है। जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है, ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट बैंक इशू करता है किसके अगेंस्ट? बैंक इशू करता है जो इंस्टीट्यूशंस का, जो कंपनीज का पैसा बैंक के पास डिपॉजिट होता है उसके अगेंस्ट इशू करता है। टाइम पीरियड जो होता है वो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का 91 डेज मिनिमम होता है, 91 डेज से लेके और ये 364 डेज तक हो सकता है, मतलब 12 मंथ तक हो सकता है इजिली। एंड बैंक्स आर नॉट अलाउड टू डिस्काउंट दीज डॉक्यूमेंट्स। बैंक्स को बिल्कुल अलाउड नहीं है कि वो इन डॉक्यूमेंट्स को डिस्काउंट कर सकते हैं। इसके ये हमारे पास जो है वो मनी मार्केट के फेमस इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। देखिए जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है ये हमारा फिक्स डिपॉजिट से अलग होता है, क्योंकि जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है ये तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन जो हमारे पास फिक्स डिपॉजिट है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं होता है। सबसे बड़ा डिफरेंस, जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है वो 91 डेज की मैच्योरिटी पीरियड होती है और मिनिमम मैक्सिमम इसकी 364 डेज तक हो सकती है, 1 साल तक। लेकिन जो फिक्स डिपॉजिट है वो 14 डेज मिनिमम और मैक्सिमम, तो कोई उसकी लिमिट ही नहीं है। तो ये हमारे पास कुछ डिफरेंसेस होते हैं। ये मनी मार्केट के सबसे इंपॉर्टेंट इनमें से है जो हुआ ट्रेजरी बिल। सेकेंड जो क्वेश्चन आता है वो आता है कॉल मनी पे या फिर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट पे या फिर कमर्शियल बिल पे एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ये हमारे पास जो है वो इंस्ट्रूमेंट है मनी मार्केट के। अगर हम इनमें से देखें तो सेमी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हो गए हमारे पास मनी मार्केट के? पहला हमारे पास हो गया ट्रेजरी बिल, या कोई भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो सकती है, या कोई भी हमारे पास पब्लिक यूनिट का बॉन्ड हो सकता है। अगर हम देखें प्राइवेट कंपनी क्या क्या इशू कर सकती है, तो प्राइवेट कंपनी ट्रेड बिल हो सकता है, कोई भी कमर्शियल पेपर प्राइवेट कंपनी इशू कर सकती है। और हमारे पास सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हमारे पास ये भी प्राइवेट कंपनीज इशू कर सकती है। और बैंक का कौन सा इंस्ट्रूमेंट हुआ? सबसे मेन बैंक का कॉल मनी, जिसमें कि जो बैंक है जिनके पास शॉर्टेज होती है पैसे की, वो ऐसे बैंकों से पैसा ले लेता है एक दिन के लिए उधार, जिनके पास की सरप्लस ऑफ मनी पड़ा होता है। जनरली कैश रिजर्व रेशियो को कवर करने के लिए ये पैसा लिया जाता है। तो ये हमारे पास मनी मार्केट के कुछ इंस्ट्रूमेंट है। कल की नेक्स्ट क्लास में हम कैपिटल मार्केट को कवर करेंगे।